हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हमने सोशल थॉट को कंप्लीट किया है। अब आपका एक लेक्चर रह गया जो अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो है दुर्खेम का। वो ऑलरेडी मेरे पास लेक्चर है, तो उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा और शाम तक वो अपलोड हो जाएगा। एंड नाउ टुडे वी विल मूव टू द अनदर सेगमेंट, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जो लास्ट के 2 यूनिट्स है आपके कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी और रिलीजन। पहले हम कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी समझेंगे, जिसमें हमें रिलीजन एंड लिंगुअल यानी लिंग्विस्टिक कंपोजिशन समझना है। ठीक है, उसको समझेंगे। फिर हम नेक्स्ट में समझेंगे कास्ट के फीचर्स, क्लास के फीचर्स और क्लास एंड क्लास कन्वर्जेंसी। तो चलिए समझते हैं इस लेक्चर को। पहले हम इस वीडियो लेक्चर में पहले समझेंगे रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, देखिए कंपोजिशन में क्या पढ़ना होता है आपको। कंपोजिशन में आपको ये पढ़ना है कि इंडियन सोसाइटी का रिलीजन कंपोजिशन क्या है, कितने रिलीजन्स हैं, उनकी परसेंटेज आपको याद रखनी है सेंसस के मुताबिक। ठीक है, इंडिया आपको पता है ये मल्टी रिलीजियस है, मल्टी लिंगुअल है, मल्टी रेसेस है। तो यहाँ बहुत सारे रेसेस, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो रिलीजन सभी हम देखेंगे, कौन कौन सा रिलीजन कब आया था, वो भी थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी यहाँ आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है इसका क्या, सॉरी, कि कौन कौन से रिलीजन्स है यहाँ। सो हम कहते हैं इंडिया इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन। दुनिया के पुराने रिलीजन्स का ये होम है। ठीक है, जहाँ हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, एंड ऑल्सो द हंड्रेड्स ऑफ न्यू सेक्ट्स एंड कल्ट्स। यहाँ सेक्ट्स भी है और कल्ट्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, Christianity arrived in India in the first century itself when the Saint Thomas came to India. Christianity किसने लाई थी? सेंट थॉमस ने। जब वो कब आए थे इंडिया? He was one of the original 12, जो उनके जो बड़े बड़े इनको बोलते हैं, जो इनके नबी है, ठीक है, उनके एब्सोल्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी के थे वे बड़े बड़े। इस्लाम केम टू इंडिया इन अराउंड, इस्लाम कब आया था? 1640 एडी में। ठीक है, सिमिलरली जोरोस्टेरियंस आर पारसीज केम टू इंडिया व्हेन पर्शिया वाज इन्वेडेड बाय द मुस्लिम्स। ठीक है, while Muslims and Christians swelled in their while Muslims and Christians जब क्या हुए, इनका क्या हुआ, सिमिलरली जब ये आए, while Muslims and Christians swelled in their numbers due to their open outlook। ये आपको याद रखना है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, मुस्लिम और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी जो कि एक ही रिलीजन है लेकिन अलग अलग के प्रॉफिट्स हैं। क्रिश्चियनिटी का अलग प्रॉफिट है, इस्लाम में अलग प्रॉफिट्स हैं, लेकिन दोनों जो है एक ही रिलीजन है। ठीक है, तो इस्लाम के अंडर दोनों आते हैं, मुस्लिम्स भी इनको मानते हैं। ठीक है, यानी हजरत ईसा को मानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये दोनों जो जब यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आए, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कास्ट सिस्टम उस वक्त पीक पे था, तो लोअर कास्ट्स के लोग सबसे ज्यादा इन दो मजहब्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये समझ लें। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, इसीलिए हम सोशियोलॉजी में कहते हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर आपको कोई भी चीज समझनी है सोशियोलॉजिकली कोई भी इंडियन हिस्ट्री में आपको समझनी है, आप कास्ट को बाहर नहीं निकाल सकते। आपको कास्ट का जरूरी देखना है कि कास्ट उस वक्त क्या था, कास्ट का इन्फ्लुएंस क्या था। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, देन नंबर 2 टू देयर ओपन आउटलुक। ओपन आउटलुक मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम कास्ट की थी ही नहीं। तो जो कन्वर्ट होते थे, जिन लोगों को हायरार्की चाहिए, हायर स्टेटस चाहिए था, अनटचेबिलिटी से बाहर निकलना था या लोअर कास्ट से बाहर निकलना था, वो किस में जाते थे? या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। पारसीज एंड ज्यूज रिमेन्ड अ क्लोज्ड कम्युनिटी, लेकिन इनकी क्लोज कम्युनिटी, इन्होंने लोगों को अपनी कम्युनिटी में आने नहीं दिया। एंड ज्यूज रिमेन्ड अ क्लोज कम्युनिटी एंड रीनेम्ड लिमिटेड, रिमेन्ड इन देयर लिमिटेड नंबर्स। ये अभी भी लिमिटेड नंबर्स में, इनकी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में नहीं है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 2011 की सेंसस याद रखनी है। हिंदू जो स्तंभ थे वो कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी। इंडिया में सबसे बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, मोर देन 80% शेयर है इनका पॉपुलेशन में, यानी 100% में से 80% कितने हैं? वो हिंदूज हैं।
एंड मुस्लिम्स कितने परसेंट थे, 40% थे, ठीक है। एंड अदर्स, ठीक है, शेयर अदर कम्युनिटीज लाइक सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, ज्यूज एटसेट्रा, ये मेनली आर कंसर्न इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में है, ठीक है। ये लोग कहाँ ज्यादा है, ये लोग कौन से, बुद्धिज्म, पारसीज, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज, ये मेनली कंसंट्रेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। समझ आई बात, इसको याद रखना। देन बुद्धिज्म हु वेर वंस इन्फ्लुएंस्ड थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया आर नाउ कन्फाइन्ड टू लद्दाख। तो अभी जो बुद्धिज्म है जो नॉर्थ इंडिया में पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला था, तो वो अभी कन्फाइनेड कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग एंड महाराष्ट्र, ठीक है। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया हैव डिफरेंट कल्चर्स एंड फीचर्स, इनके अपने अपने कल्चर्स हैं, अपने अपने फीचर्स हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर आल्सो डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटी ग्रुप्स, कुछ को माइनॉरिटी ग्रुप्स भी डिक्लेयर किया गया है इंडिया में, ठीक है। जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं, इनको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट टेक्स एक्टिव स्टेप्स टू एमुलरेट देयर पोजीशन। सम लाइक द पारसीज आर कंसर्न्ड वेरी एंटरप्राइजिंग एंड दे आर सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। याद रखना, इंडिया में अगर आप पारसीज को देखोगे, ये लोग जो है इन्होंने बिजनेस जो सेटअप है, ये लोग बहुत अमीर है, बिजनेस सेटअप को इन्होंने कवर किया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जहां भी आप जाओगे तो ये लोग आपको बिजनेस में दिखेंगे, इन्होंने बिजनेस एरिया को कंट्रोल करके रखा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पारसीज वेयर आल्सो सफर फ्रॉम सर्टन, उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। डिवेलिंग नंबर्स है, सिमिलरली मुस्लिम्स हैव आल्सो देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे आर हाईलाइटेड, ठीक है। बाय द, उस पे कौन सी कमेटी बनाएगा, सचार कमेटी इसको बोलते हैं एज वेल। इस कमेटी ने इस पे काम किया, याद रखना। अगर ये कम्युनिटी का नाम कहीं दिखेगी, ये बताइए प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज किसने स्टडी की, हाईलाइट किए थे, सचार कमेटी। So material as well as being of the different community to differ greatly. Minority regions except Muslims are generally educated more forward. ठीक है, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एक्सेप्ट मुस्लिम्स के बगैर एजुकेशन में बहुत फॉरवर्डेड है। मुस्लिम्स एजुकेशन में बैकवर्ड क्यों है, देयर आर सर्टन इश्यूज एंड सर्टन हिस्टोरिकल पॉइंट जो हम स्टडी कर सकते हैं कि मुस्लिम्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन के लिहाज से पीछे क्यों रहे, उसके भी बहुत सारे कॉजेज जो आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द योगेंद्र सिंह को याद रखना, ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम इज फाउंडेड ऑन द वर्ल्ड व्यू विच इज नॉन हायरार्किकल। वो कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशन, यानी वर्ल्ड व्यू में अगर आप देखोगे, इस्लाम जो है फाउंडेड ऑन द वर्ल्ड व्यू विच इज नॉन हायरार्किकल है। नॉन हायरार्किकल का मतलब होता है इसमें कोई टॉप पे नहीं है, कुछ उसके अंडर, कोई उसके अंडर, कोई इसके अंडर, यानी इसमें कास्टिज्म अलाउड नहीं है। इसको बोलते हैं इगैलिटेरियन रिलीजन, यानी इसमें कोई हायर नहीं है, कोई लोअर नहीं है। सर सोसाइटीज में तो है, हम तो कहते हैं ये नहीं, इस्लाम अलो नहीं करता है। वो जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो कल्चर है, उसमें डिफरेंट समझिए, ठीक है। कुछ लोग आ जाते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, फिर थॉट लिख जाते हैं कास्ट पे कि यहाँ कास्ट एग्जिस्ट करता है, यहाँ कास्ट को उस तरह से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस्लाम जो इस्लामिक थियोलॉजी है वो अलाउड नहीं करती है कास्ट को, वो प्रोहिबिट करती है, ठीक है। इस्लाम में कोई हायर लोअर नहीं है, ना ही कोई हायर है ना ही कोई लोअर है, ठीक है। लोअर कास्ट का आदमी अगर ज्यादा इस्लाम जानता है तो वो हायर कास्ट वालों को लीड कर सकता है प्रायर्स में, ठीक है। तो कास्ट खत्म। लेकिन एज ए कल्चरल लेवल, एज ए सोसाइटी, हम एज ए कल्चर जब चीजों को प्रैक्टिस, कास्ट को प्रैक्टिस करते हैं, वो कल्चर में, हमारे कल्चर में है, वो हमारे यानी वो इस्लामिक थियोलॉजी में नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं मोनोथिस्टिक रिलीजन, एक ही गॉड है, ठीक है। अनलाइक द हिंदुइज्म की तरह, ठीक है, हिंदुइज्म में ये कास्टिज्म सबसे ज्यादा है। इस्लाम इज proliferating, it also has elements of egalitarianism मतलब सब इक्वल, एंड fraternity is this preachers as a casteless society, यहाँ casteless society है, and all the Muslims are treated as equal, सभी treated equal है। किसने ये कहा है, योगेंद्र सिंह कौन है, ये JNU के reputed प्रोफेसर है, ठीक है। It was a great decline during the British rule and Muslims in India still suffer from the historical inequalities and conservative biases, ठीक है। चलिए over the years continuous coexistence had lead to the cultural exchange। अब क्या हुआ, अब यहां इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियंस भी, पारसी भी, सिख भी, जैन भी, जब सब लोग साथ रहते हैं, म्यूचुअली कोएग्जिस्ट करते हैं, तो सोशियोलॉजिकली हम कहते हैं कुछ कल्चरल ट्रेट्स, यहां कल्चरल एसिमिलेशन हो जाती है, ठीक है। कल्चरल क्या होता है, कल्चरल ट्रेट्स जो है वो एक दूसरे के, इनके कुछ कल्चरल ट्रेट्स ये लोग फॉलो करते हैं, इनके कुछ कल्चरल ट्रेट्स ये लोग फॉलो करते हैं, इनके कुछ कल्चरल ट्रेट्स आपस में कुछ कल्चरल ट्रेट्स
फॉलो करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के कल्चरल लीडर जब साथ साथ रहते हैं, क्योंकि कल्चर हमेशा फैलता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों को, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं कल्चरल एक्सचेंज। यहाँ कल्चरल एक्सचेंज हो गया। इस्लाम इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिखिज्म एंड भक्ति मूवमेंट ऑफ हिंदुइज्म। इस्लाम इम्पैक्टेड इंडियन कल्चर इन अ बिग वे एंड सूफी ट्रेडिशन। इस्लाम ने इंडियन कल्चर को बिग वे में क्या किया, बड़े ही लेवल पे क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। जैसे सूफी ट्रेडिशन, जो हमारे सूफी यहाँ आए थे, सूफिया इकराम, उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे क्रिएट किया। जैसे आप देखोगे अभी जो अजमेर में है, अजमेर में जो ये है, क्या नाम है उनका, सॉरी, तो वहाँ जो है, या जम्मू कश्मीर, अगर आप कश्मीर कॉन्टेक्स्ट को देखोगे तो वी आर मुस्लिम्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट आर्किटेक्ट। अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसकी वजह से आया, तो इस्लाम ने बहुत बड़े वे में क्या किया, इसको क्या किया, सूफियाई ट्रेडिशन ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक, आर्किटेक्चर स्टाइल आर लास्टिंग कंट्रीब्यूशंस ऑफ इस्लाम, ठीक है। कौन सा म्यूजिक आपको पता चलेगा, आर्किटेक्ट स्टाइल। अगर आप आर्किटेक्ट स्टाइल देखोगे, जो बड़े बड़े ये बड़े बड़े हैं, या ताजमहल है, बड़े बड़े मस्जिद, अगर आप जम्मू कश्मीर में देखो जो उन्होंने क्रिएट किए, सूफियाओं ने यहाँ क्रिएट किए, तो आर्किटेक्ट स्टाइल पे भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज आल्सो इवॉल्वड इन वेरियस सेक्टर्स। हिंदुइज्म बहुत सेक्टर्स में इवॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, द लिंगियात सेक्ट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिश्चियन बिलीफ्स, ठीक है। द diversity of religious communities sometimes also pose a threat। कभी कभी ये थ्रेट बनता है नेशनल इंटीग्रेशन का। क्या डाइवर्सिटी, जो इतनी डाइवर्सिटी अलग अलग के, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कभी कभी थ्रेट भी बनता है। इन द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। अगर कम्युनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म मतलब जब आप ये प्रैक्टिस करोगे कि हमारी ही कम्युनिटी ठीक है, हम लोग ही बेस्ट है, हम लोग ही रूल करेंगे, हम लोग ही जो है, हम लोग सबसे बेस्ट है, तो वो हो गया कम्युनलिज्म। आप अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें उसी को दे रहे, फैसिलिटीज, रिजर्वेशन, जॉब, हर कोई चीज उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। बाकी कम्युनिटीज को आप दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो तब ये थर्ड बनता है। लेकिन अगर आप साथ रहते हैं, सभी को इक्वल स्टेटस देते हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट डाइवर्सिटी जो है, वो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज होती है। इंडिया इज सेटल अ वेरी ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड सेक्युलर नेशनलिज्म इज सेटल टू इमर्ज, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहां से समझेंगे, इफ वेट ए सेकेंड, मैंने ये रखा था मल्टी रिलीजियस का, और एक पॉइंट रखा था मैंने इसमें, ये मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, ठीक है। इंडिया इज अ क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स हुज एंसेस्टर्स हैव प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड ऑल द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग राइज टू वर्ल्डली बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। कोएग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन, इसमें क्या आते हैं हमारे यहाँ, कोएग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन इतने क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है, ठीक है। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाईली रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ मल्टी रिलीजन। इट स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू फ्री प्रैक्टिस। फंडामेंटल राइट है आपका, फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, प्रीच कर सकते हैं आप, ठीक है, प्रोस कर सकते हैं, प्रोपोगेट अपने रिलीजन को कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये देख लेना। उसके साथ साथ सेक्युलर स्टेट भी है, उसके साथ साथ हिंदुइज्म इज द मोस्ट एंशिएंट रिलीजन इन द इंडिया, मोस्ट एंशिएंट रिलीजन इसको कहा जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। साथ साथ तो उसके जो बुक्स है वो आपको पता है, उसके मेन बुक्स जो है सैक्रेड बुक्स है, जो उसके होली बुक्स है, भगवद गीता है, रामायण है, पुराणास है, ठीक है। आइडल वार्शिप है, थ्योरी ऑफ पुरुषात्रास है, द थ्योरी ऑफ कर्मा है कि दोबारा से बर्थ होना है, डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ है, एंड सम ऑफ द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म। दे बिलीव इन द ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा क्रिएटर, ठीक है, जिसने दुनिया को बनाया, विष्णु सस्टेनर, एंड महेश और शिवा डिस्ट्रॉयर, वो दुनिया को फिर डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। इस्लाम ऑरिजिनेट इन द अरब 17th century AD इन टर्म्स ऑफ इस्लाम इन अरबिक मीन्स रिटर्न टू गॉड, ठीक है। 17th century अरब में ये हुआ था, लेकिन ये एक बड़ा कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा, ठीक। तो हम कहते हैं कि इन द जो भी आप बुक पढ़ोगे उसमें आपको ये मिलेगा कि इस्लाम जो है ये अरब के वर्ल्ड में आया, ठीक है। तो ये उस टाइम पे इमर्ज नहीं हुआ है। इस्लाम क्या कहता है, इस्लामिक थियोलॉजी जो है, इस्लाम आदम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आदम से स्टार्ट हुआ है इस्लाम। वो भी क्या थे, वो भी अल्लाह के प्रॉफिट थे अकॉर्डिंग टू द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। फिर ये सब जो आए, जीसस, हजरत मूसा,
हजरत ईसा, डेविड जी, ठीक है, जिनको डिफरेंट नामों से दुनिया में पुकारा जाता है, तो ये सब प्रॉफिट्स थे। ये को क्या प्रीच कर रहे थे? ये इस्लाम प्रीच कर रहे थे कि गॉड इज वन, ठीक है, ये इस्लाम है। तो ये सब को क्या कहते हैं? ये सब इस्लाम इनको कहता है, ये सब प्रॉफिट्स हैं, जिसमें कहा गया इस्लामिक थियोलॉजी में कि कमोबेश बहुत सारे मतलब अंबियाज आए हैं, तो यहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ है। प्रॉफिट क्या थे? प्रॉफिट लास्ट पर ये थे, लास्ट प्रॉफिट थे किसके? इस्लाम के। समझ आई बात? ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जो ये लिटरेचर लिखते हैं इस पे वो ये गलती कर देते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद इज द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन। देखिए, ही इज नॉट ए फाउंडर, ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ठीक है। बिलीव ओनली वन गॉड, ये आपको पता है, कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम। रिलीजन बिलीव्ड ऑन 5 पिलर्स, दे आर द बिलीफ इन वन गॉड, रमजान, फास्टिंग, ठीक है, एक तो कलिमा, रमजान, हज, रोज़ा, ज़कात, ये 5 पिलर्स है इस्लाम के, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी की बाइबल होली बुक है, बिलीव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये फिर डिवाइड हो गए, याद रखना, जो हमने वेबर में भी पढ़ा था वहां मैं ये भूल गया, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में ये डिवाइड हो गए हैं। कौन से? क्रिश्चियन लोग, ठीक है, उनके भी 2 सेक्ट्स हैं। मेजर प्रिंसिपल्स आर रिलीजियस डिस्क्राइब्ड द 10 कमांडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सिखिज्म, गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक जो थे वो फाउंडर थे सिखिज्म के, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिख, गुरु ग्रंथ साहिब इनकी होली बुक है, विच इंक्लूड्स ऑल, इसमें जो है सॉन्ग्स कंपोज्ड ऑल द गुरुज एंड सिखिज्म। ये समझ में आया? ये भी याद रखना, ये भूल मत जाना, ये चीजें याद रखना, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जब सुनोगे दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगा। सिखिज्म बिलीव्स इन सतनाम, गॉड एज द ऑलमाइटी। A sect in Sikh who follows Khalsa path is known as Sikh, meaning lion or the protector of religion, ठीक है। They are expected to follow the 6 Ks, जिनके 5 Ks हैं, केश, करण, कंग, कच्छा एंड किरपान, ठीक है। ये इनके 5 केस है जो ये फॉलो करते हैं, ठीक है। केश, कारा, कंग, कनगा, अच्छा ठीक, जो ये पहनते हैं ना, ये उनके हाथों में होता है, ठीक है, वो भी इसी में आता है। जैनिज्म इज द रिलीजन बेस्ड ऑन एथिकल कंडक्ट अलोन, ठीक है। जैनिज्म द 20 इनके 24 तीर्थंकराज है, ठीक है। तो महावीरा हु इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो महावीरा क्या थे? फाउंडर। उनके कितने हैं? 24 तीर्थंकराज, जिन पे ये क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, वो भी याद रखना। श्वेतंबराज और दिगंबराज, याद रखना, इसमें दोनों डिवाइड हो गया था ये। जैनिज्म बिलीव्ड इन कर्मा, ये कर्मा पे बिलीव करता है, यानी दोबारा से पैदा होना है, बट डज नॉट बिलीव इन कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट इनइक्वालिटीज पे भरोसा ये बिलीव नहीं करता है, सॉरी। अशीमा नॉन वायलेंस, ये कहते हैं नॉन स्ट्रीकिंग ट्रूथ, नॉन पॉजेसिवनेस आर सम ऑफ द वैल्यूज प्रीच्ड बाय जैनिज्म। द मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन आर फाउंडेड इन इंडिया, इसके भी ज्यादा यही है, ठीक है। फिर बुद्धिज्म आता है। बुद्धिज्म को कहा जाता है, ये टर्म्स एट यूनिवर्सल रिलीजन, अच्छा, फाउंड इन इंडिया, फॉलोअर्स आर फाउंड ऑल ओवर द इंडिया। इट इज फर्दर डिवाइडेड इन ये भी डिवाइड हुआ था हिनियानास और महायानास में ये डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो ये इनके 8 फोल्ड पाथ्स है एज ए सोल्यूशन टू द सॉरो ऑफ लाइफ। इन्होंने 8 सॉल्यूशंस दिए हैं, किसने? गौतम बुद्धा ने, उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। बुद्धिज्म में ये भी याद रखना, बुद्धिज्म की 4th काउंसिल मीटिंग कश्मीर में हुई थी, जो हरवन है वहां हुई थी 4th काउंसिलर मीटिंग, वो यही हुई थी, वो भी याद रखना, वो भी आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं आ सकता, लेकिन याद रखना। चलिए, उसके बाद मल्टी रिलीजन में मैंने कुछ यहाँ पे और एक पेज लगाया है, उसको देख लेना ना, मल्टीलिंगुअल। उसके बाद आपको मल्टीलिंगुअल समझना है। कंपोजिशन ऑफ द लिंगुअल, लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेजेस। इंडिया में कितने लैंग्वेजेस हैं? इंडिया इज होम मेनी नेटिव लैंग्वेजेस, ये बहुत सारे नेटिव लैंग्वेजेस का होम है। इट इज ऑल्सो कॉमन दैट पीपल स्पीक एंड अंडरस्टैंड मोर देन वन लैंग्वेज और डायलेक्ट। यहाँ क्या है? यहाँ मोर देन वन लैंग्वेज लोग समझते हैं और डायलेक्ट्स। लैंग्वेज क्या होती है और डायलेक्ट क्या होते हैं? लैंग्वेज जैसे कश्मीरी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन कश्मीरी को अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप श्रीनगर सेंटर में जाओगे, साउथ में आओगे, तो अलग अलग हम बोलते हैं, कश्मीरी ही अलग अलग बोलते हैं। या नॉर्थ वालों से अगर आप बात करेंगे तो वो लोग अलग से बोलते हैं, हम लोग अलग से बोलते हैं, ठीक है।
तो जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, जब आप उनके साथ मिलोगे नॉर्थ वालों से तो वो अलग वे में बोलते हैं, कश्मीरी हम लोग अलग वे में बोलते हैं। तो ये क्या डिफरेंस है, कश्मीरी हमारी ओवरऑल लैंग्वेज है, लेकिन हमारे बोलने के दो तरीके हैं, जिसको हम बोलते हैं कमराज और मराज, यानी नॉर्थ वाले अलग से बोलते हैं, हम अलग से बोलते हैं। ये डायलेक्ट्स की डिफरेंस होती है, आई बात समझ में, इसी को डायलेक्ट बोलते हैं, बोलना वो डायलेक्ट होता है। कश्मीरी ओवरऑल एक ही लैंग्वेज है, लेकिन इसके दो डायलेक्ट्स हैं, मराज एंड कमराज, याद रखना। इसी तरीके से इंडिया में लैंग्वेजेस एक है, लेकिन उसके डायलेक्ट्स बोलने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। विच कैन एंटेल द यूज ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एज वेल। इंडिया का आप याद रखेंगे 2011 की सेंसस, ये बहुत जरूरी है, वहां भी याद रखना, यहां भी याद रखना, सेंसस का डेटा डॉक्यूमेंट्स दैट 121 लैंग्वेजेस आर स्पोकन एज मदर लैंग्वेजेस। इंडिया में 121 लैंग्वेज जो है जिनको मदर लैंग्वेज, मदर टंग बोला जाता है, विच इज डिफाइंड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एज अ पर्सन लर्न। मदर लैंग्वेज मतलब होता है जो पहले इंसान सीखता है, माँ से, घर से सीखता है, ठीक है, पहली लैंग्वेज जो सीखता है। Of these languages, the Constitution of India recognized 22 of them as official scheduled languages. इंडिया में कितने हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। कब की सेंसस, 2011 की है, ठीक है। तो कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22। लेकिन आर्टिकल कौन डील करता है, 344, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यही एरिया से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ डेटा से आएगा या ये आर्टिकल से आएगा। आर्टिकल 344(1) कहता है एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइटल्ड इंग्लिश शेड्यूल, ठीक है, रिकॉग्नाइजेस द फॉलोइंग लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ये हमें बताता है इंडिया के कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन से, आर्टिकल 344(1) एंड 351। तो कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं वो यहां दी गई है, लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट्स, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, ठीक है, ये सब याद रखना, कश्मीरी। तो ये लैंग्वेज जो है ये इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें ऑफिस में काम होता है, जिनमें वर्क किया जाता है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। देन उसके बाद 6 लैंग्वेजेस आल्सो होल्ड द टाइटल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस अब क्या होता है, जो हमारी पहले पुरानी लैंग्वेजेस थी यहाँ पे, ठीक है, कांदा, मलयालम, ओडी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, विच आर डिटरमाइंड टू हैव द हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड ऑफ मोर देन, इनका इतना बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है, 1500 ईयर्स एंड रिच बॉडी ऑफ लिटरेचर, इस पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल भी है। लैंग्वेजेस इन इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड इनटू लैंग्वेजेस फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट लिंग्विस्टिक ऑरिजिन व्हिच ऑफ्टन इंक्लूड डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एज वेल। इनके स्क्रिप्ट्स भी होते हैं, स्क्रिप्ट्स मतलब जिन पे लिखा गया है। सो लैंग्वेजेस इन इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड इनटू द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेजेस कंसिडर बीइंग मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस एज अ साउथ ऑफ इंडिया हैज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विद स्क्रिप्ट द्रविडियन रूट्स, इसके द्रविडियन रूट्स भी निकलते हैं, ठीक है, यूज्ड इन सेंट्रल नॉर्थ रीजन्स आर द पार्ट ऑफ इंडो आर्यन फैमिलीज लैंग्वेज। तो मिनी सेंट्रल पार्ट्स, ये उसको आप छोड़िए, आप बाद में पढ़ेंगे, ये इंडो आर्यंस और द्रविडियंस, उनके फीचर्स, कास्ट, रेस, लैंग्वेजेस कहाँ से आई, ये आप बाद में पढ़ेंगे, अभी ये जरूरी नहीं है। तो ये याद रखना, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस और बहुत सारे डायलेक्ट्स ओवरऑल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो याद रखना, वो भूल मत जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक हो गया, इसमें मैंने आपको कोशिश की है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी को कवर अप करने की, ठीक है, ज़्यादा मैंने इसमें डीप जाने की कोशिश नहीं की है, ताकि आपको जो क्वेश्चंस आए वो आपके निकल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी लाइक तो कम से कम कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियोज़ को लाइक तो कीजिए, एक जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक भी कीजिए साथ साथ, ठीक है। तो थैंक्स, शुक्रिया।